हेलो एवरीवन। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं दृष्टि का एनसीईआरटी बुक है जो आपका भारत एवं विश्व का भूगोल है। ये आपका यहाँ पे देखें तो कक्षा 6 से लेकर के तक की पुरानी तथा नई एनसीईआरटी का आपका अधिभार वास्तुनिष्ठ प्रश्नों का व्याख्या सहित है। आपका यहाँ पे विषय सूची देखते हैं तो इसके पहले यहाँ पे देखें तो इसके पहले आपका कक्षा 6 का आपका यहाँ पे आपका 8 तक के टॉपिक पढ़ चुके थे। आज के वीडियो में यहाँ पे आपका पुरानी एनसीईआरटी आपका कक्षा 6 का देखेंगे। यहाँ पे 4 नंबर आप 4 नंबर आपका टॉपिक तक। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास, उसके बाद में आपका 7 का क्लास देखेंगे और उनके निवासी भाग 1 यहाँ पे देखते हैं। तो आपका यहाँ पे पहला टॉपिक है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से किन स्थलीकृत संरचनाओं के द्वारा अलग होता है? अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से किन स्थलाकृति संरचनाओं के द्वारा अलग होता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर केवल 1 और 2। आपका यहाँ पे जिब्राल्टर संधि और आपका भूमध्य सागर। यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप यूरोप महाद्वीप से भूमध्य सागर एवं जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा अलग होता है। जिब्राल्टर जल संधि स्पेन को अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को से अलग करती हैं तथा भूमध्य सागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ती हैं। आगे यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी स्थलाकृति एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती हैं? कौन सी स्थलाकृति एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे? तो सी नंबर 1, 2 और 3 स्वेज नहर, लाल सागर और आपका बाब एल मंदेब जल संधि। आगे यहाँ पे व्याख्या देखते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप एशिया महाद्वीप से आपका लाल सागर स्वेज नहर एवं आपका बाब एल मंदेब जल संधि के द्वारा अलग होता है। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती हैं तथा अरब के सीनाई प्रायद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती हैं। स्वेज नहर के उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद तथा दक्षिणी छोर पर पोर्ट स्वेज अवस्थित हैं। बाब एल मंदेब जल संधि लाल सागर को अरब सागर की अदन की खाड़ी से जोड़ती हैं तथा अफ्रीका महाद्वीप के मजबूती और आपका सोमालिया को अरब प्रायद्वीप के यमन से अलग करती हैं। आगे यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर माउंट आपका किलिमंजारो। लगभग पूरा अफ्रीका महाद्वीप पठार जैसा दिखाई देता है। अफ्रीका का पठार दक्षिण और पूर्व में अपेक्षाकृत ऊंचा है। अफ्रीका के पूर्वी भाग में कुछ ज्वालामुखी पर्वतों के शिखर हैं। अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर इसी आपका पूर्वी उच्च भूमि प्रदेश में स्थित है। इस सर्वोच्च शिखर का नाम माउंट किलिमंजारो है। आगे यहाँ पे देखते हैं 4 नंबर यहाँ पे आपका टॉपिक है कि अफ्रीका महाद्वीप में किस भाग में एटलस पर्वत विस्तार है? अफ्रीका महाद्वीप के किस भाग में एटलस पर्वत का विस्तार है? तो सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर उत्तर पश्चिम भाग। अफ्रीका में 2 छोटी पर्वत श्रेणी है और इसके उत्तर पश्चिमी भाग में एटलस पर्वत फैले हुए हैं। दूसरी पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट के साथ साथ इस आपका ड्रैक्सनबर्ग पर्वत कहते हैं। एटलस पर्वत अफ्रीका का नवीन आपका मोरदार पर्वत है तथा इस पर्वत का विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया और आपका ट्यूनीशिया में है। माउंट यहाँ पे आपका कैपिटल एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि महान आपका यहाँ पे भूभृष्ट घाटियाँ किस महाद्वीप के विशेष भौतिक लक्षण है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप का एक विशेष भौतिक लक्षण यहाँ की महान आपका भूभृष्ट घाटी है। आपका भूभृष्ट घाटियाँ धरातल में दरार या भ्रष्ट पड़ने से बनी लंबी और गहरी घाटियाँ हैं। इसके दोनों किनारे दीवारों की तरह सीधे खड़े ढाल वाले होते हैं। अफ्रीका में ऐसे आपका भूभृष्ट घाटियाँ की एक लंबी श्रृंखला है। यह आपका मलावी झील के दक्षिण से उत्तर में लाल सागर स्वेज की खाड़ी से होते हुए आपका मृत सागर तक चली गई है, इसलिए इसे महान आपका भूभृष्ट घाटी कहते हैं। आगे यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि किस झील से नील नदी निकलती है? किस झील से नील नदी निकलती है? तो सही आंसर क्या होगा? तो सी नंबर विक्टोरिया झील।
नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है। यह विषुववृत्त के निकट के भारी वर्षा वाले क्षेत्र में निकलकर उत्तर की ओर बहती हैं। आगे 7 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए किस सागर महासागर में नील नदी के द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है। नीचे दिए गए किस सागर महासागर में नील नदी के द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर भूमध्य सागर। नील नदी आपका सहारा रेगिस्तान की बहुत लंबी यात्रा करते हुए भूमध्य सागर में विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। मिस्र की प्राचीन सभ्यता का विकास नील नदी घाटी में हुआ है और श्वेत नील एवं नीली नील इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। विक्टोरिया झील के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। विक्टोरिया झील के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो सी नंबर 1 और 2 दोनों। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और विक्टोरिया झील के ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती हैं। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो अफ्रीका के उच्च भूमि प्रदेश में बहुत सी घाटियाँ पानी से भरी हैं जिन्हें झील कहते हैं। इस कारण यहाँ अनेक बड़ी झीलें हैं जिनमें से एक विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील तंजानिया, युगांडा और केन्या की सीमा पर अवस्थित है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। इस झील के ऊपर यहाँ पे विषुवत रेखा गुजरती है तथा यह विश्व में मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। नील नदी इसी झील से निकलती हैं। आगे यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए किस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात अवस्थित है। नीचे दिए गए किस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात अवस्थित है। सही आंसर क्या होगा तो ए नंबर आपका जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी विक्टोरिया जलप्रपात का निर्माण करती है और यह जलप्रपात उत्तर अमेरिका के प्रसिद्ध न्यागरा जलप्रपात से भी ऊंचा है और चौड़ा है। इस प्रपात का स्थानीय भाषा में रखे गए मूल नाम अर्थ है जो आपका धुआं जो गरजता है। इस प्रपात की चौड़ाई 2 किलोमीटर से अधिक है। आगे यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो सही आंसर क्या होगा तो बी नंबर सहारा मरुस्थल। अफ्रीका महाद्वीप का लगभग 1/3 भाग मरुस्थल है। सहारा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह उत्तरी अफ्रीका में फैला है और दक्षिणी अफ्रीका में कलहारी दूसरा प्रमुख मरुस्थल है। आगे 11 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर सावधानी पूर्वक विचार कीजिए। तो कथन ए में अफ्रीका में नील और जायरे को छोड़कर दूसरी नदियां नाव या स्टीमर चलाने की योग्य नहीं है। कारण आर है नील और जायरे नदी के अलावा अफ्रीका की अन्य नदियों में पानी की मात्रा बहुत कम है। तो सही आंसर क्या होगा तो सी नंबर ए सही है, आर गलत है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो नील और जायरे को छोड़कर अफ्रीका की दूसरी नदियां नाव या स्टीमर चलाने की योग्य नहीं है। इसका कारण यह है कि ये नदियां ऊंचे पठारी भागों से नीचे तटीय भागों की ओर उतरते समय जलप्रपात बनाती है। इसी कारण नाव एवं जलायन इन नदियों में ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते, लेकिन इन नदियों के जलप्रपातों से जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। आगे यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है कि किस जगह विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। किस जगह से विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर मृत घाटी, संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पे देखते हैं व्याख्या में तो अफ्रीका महाद्वीप अधिकांश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में फैला हुआ है और यह लगभग जल भर बहुत ऊंचा तापमान रहता है। विश्व में सबसे ऊंचा तापमान कैलिफोर्निया की डेथ वैली मृत घाटी में दर्ज किया गया है, जिसे संसार का सबसे गर्म स्थल के रूप में प्रमाणित किया गया है। हालांकि एनसीईआरटी में लीबिया के अल्जीजिया नामक स्थान को सर्वाधिक गर्म स्थान माना गया है। आगे यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है कि अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा आपका सत्य है। अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से आपका सत्य है। तो सही आंसर क्या होगा तो सी नंबर 1 और 2 दोनों। अफ्रीका में आपका विषुवतीय वर्षा वन के उत्तर तथा दक्षिण में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। अफ्रीका में सवाना के उत्तर तथा दक्षिण दोनों ही ओर विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं। यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो अफ्रीका में विषुवत वृत्त के निकट दोनों ओर फैले क्षेत्रों में उष्ण और आर्द्र जलवायु पाई जाती है।
अत्यधिक गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र का अधिकतर भाग घने वनों से ढका है। इन वनों में उष्णकटिबंधीय या आपका विषुवतीय वर्षा वन कहते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं तो वर्षा वन के उत्तर तथा दक्षिण के प्रदेशों में अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। यहाँ शुष्क मौसम अस्पष्ट दिखाई देता है और यहाँ की वर्षा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से काफ़ी कम रहती है। इस प्रकार अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग सवाना या सूडान तुल्य जलवायु के अंतर्गत आता है। वनस्पति के नाम पर यहाँ ज़्यादातर घास की उगती है। लंबी और मोटी घास के इस क्षेत्र को सवाना कहते हैं। सवाना के उत्तर और दक्षिण दोनों ही ओर विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं और इसी मरुस्थल का नाम सहारा और दक्षिण मरुस्थल का नाम कलहारी है। कलहारी मरुस्थल आपका बुशमैन जनजाति का निवास स्थान है। आगे देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाई जाती है। अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाई जाती है। तो सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर 1 और 3 यहाँ पे। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो अफ्रीका के उत्तरी और दक्षिणी तटीय प्रदेशों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है और भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में वर्षा शीत ऋतु में होती है तथा ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है। इन प्रदेशों में शीत ऋतु न ज़्यादा ठंडी होती है और न ही ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म। इस प्रकार की जलवायु रसदार फलों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। आगे यहाँ पे 15 नंबर है, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो आंसर होगा ए नंबर लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना तथा दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे की सीमा बनाते हुए आपका मापुतो की खाड़ी में गिरती हैं। आगे यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सी नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो आपका जम्बेजी नदी पर आपका करीबा बांध का निर्माण किया गया है तथा जिम्बाब्वे और आपका जाम्बिया की सीमा पर अवस्थित करीबा झील इसी बांध का एक जलाशय है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। इस पर आस्वान बांध का निर्माण किया गया है। मिस्र और सूडान की सीमा पर अवस्थित नासिर झील आस्वान बांध का जलाशय है। नाइजीरिया की नाइजर नदी पर आपका कैंजी बांध बनाया गया है, जबकि सोनार बांध नील नदी की सहायक नदी नील नदी पर बना है। आगे यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में सही है। निम्नलिखित में से कौन से कथन आपका अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सी नंबर 1 और 2 दोनों। यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो सवाना प्रदेश की उच्च भूमियों पर लंबी और मोटी घास उगती है। यह प्रदेश घास खाने वाले विभिन्न प्रकार के पशुओं का घर है। यहाँ आपका चलवासी जनजातियाँ पशुओं के बड़े बड़े झुंड पालती हैं और इस कारण में सवाना प्रदेश पशुओं के लिए बहुत अनुकूल है। अफ्रीका महाद्वीप में लौह यक्स और कोयला का कम पाया जाता है, इससे यह लोहे और इस्पात के उत्पादन में आपका बाधा पड़ी है। आगे यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है कि बड़े आकार के और तेज दौड़ने वाले पक्षी शुतुरमुर्ग निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में पाए जाते हैं। बड़े आकार के और तेज दौड़ने वाले पक्षी शुतुरमुर्ग निम्नलिखित में किस मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर कलहारी मरुस्थल। बड़े आकार के और तेज दौड़ने वाले पक्षी शुतुरमुर्ग अफ्रीका के कलहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। आगे 19 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कौन से कथन आपका सत्य है बताना है। तो सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर केवल एक। विश्व में सबसे अधिक आपका क्रोमियम का उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में होता है। यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो विश्व में सबसे अधिक क्रोमियम दक्षिण अफ्रीका में निकाला जाता है और यह एक ऐसी धातु है जिस पर जंग नहीं लगती, अतः कथन एक सत्य है। हीरा भंडार एवं खनन का महत्वपूर्ण केंद्र आपका किल्बे दक्षिण अफ्रीका में है, कथन 2 असत्य है। यहाँ का आपका जोहान्सबर्ग स्वर्ण खनन हेतु विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पे 20 नंबर है कि नीचे दिए कथन पर विचार कीजिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे,
तो सही आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो अफ्रीका में पाए जाने वाले आपका कैंकोको और कोला के वृक्षों से पेय पदार्थ प्राप्त होता है। कैंको के वृक्षों से कोको प्राप्त होता है और कहवा के समान कोको भी एक आपका लोकप्रिय पेय है। इससे चॉकलेट भी बनती है। कोको के वृक्ष विषुवतीय निम्न आपका भूमि प्रदेश में बहुत उगते हैं। पश्चिम अफ्रीका के देश आपका आइवरी कोस्ट, घाना और नाइजीरिया कोको का बड़ी मात्रा में निर्यात करते हैं। घाना में आपका तोकोदादी, कुमासी और आक्रा के क्षेत्र में कोको त्रिभुज कहा जाता है क्योंकि यहाँ कोको की बहुत सघन खेती की जाती है। कोला वृक्ष के फल से कई प्रकार के कोला पेय तैयार किए जाते हैं और कोला के फलों से आपका च्युइंगम भी बनते हैं। आगे यहाँ पे 21 नंबर है कि आपका जंजीबार और आपका पेबा द्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। आपका जंजीबार और पेबा द्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर केवल 1। आपका यहाँ पे जंजीबार और आपका पेबा द्वीप दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। यहाँ पे देखते हैं व्याख्या में तो आपका यहाँ पे जंजीबार और पेगा द्वीप हिंद महासागर में अवस्थित है तथा द्वीप संसार की प्रमुख लौंग उत्पादनों में से एक है। यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी भाषा ज़्यादातर लोगों के द्वारा बोली एवं समझी जाती है। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी भाषा ज़्यादातर लोगों के द्वारा बोली एवं समझी जाती है। तो सही आंसर है डी नंबर आपका यहाँ पे स्वाहिली। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं हमारे देश की भांति यहाँ भी कई 100 भाषाएं बोली जाती हैं, अतः एक दूसरे से बातचीत करने में बहुत मुश्किल होती है। इसलिए हमारी तरह वहाँ के लोगों को कम से कम 2 भाषाएं बोलने की योग्यता रखना लाभदायक होता है। इनमें से एक स्थानीय भाषा होती है जिसमें वे अपने प्रजाति या गांव के लोगों से बातचीत कर सके तथा उसके अतिरिक्त वे फ्रांसीसी, अंग्रेजी, आपका इतालवी और आपका स्वाहिली भाषाओं में से एक सीखते हैं और यहाँ आपका स्वाहिली भाषा को बोलने एवं समझने वाले अनेक लोग हैं। आगे 23 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका सर्वनात्मक धर्म को मानने वाले लोग मुख्यतः किस द्वीप में निवास करते हैं। सर्वनात्मकवाद धर्म को मानने वाले लोग मुख्यतः किस द्वीप में निवास करते हैं। तो सही आंसर है आपका सी नंबर अफ्रीका। अफ्रीका में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग हैं और इनमें मुसलमान, ईसाई और आपका सर्वोत्तमवाद कई जनजाति का धर्म है। यह प्राकृतिक प्रेम और आदर पर आधारित है। आगे यहाँ पे देखते हैं 24 नंबर यहाँ पे है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश शामिल है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश शामिल हैं। तो आंसर है आपका यहाँ पे डी नंबर उपयुक्त सभी। आपका यहाँ पे सोमालिया, इरिट्रिया, आपका जिबूती, इथियोपिया। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो अफ्रीका का सिंह पूर्वी अफ्रीका के एक प्रायद्वीपीय है जो अरब सागर और अदन की खाड़ी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। मानचित्र पर इसका स्वरूप एक सिंह के समान लगता है, इसलिए इसे यह नाम दिया गया है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में नाइजीरिया, आपका जिबूती, इथियोपिया और आपका सोमालिया जैसे देश स्थित हैं। आगे यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है कि अफ्रीका महाद्वीप के नाइजीरिया देश के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अफ्रीका महाद्वीप के नाइजीरिया देश के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो सही आंसर है सी नंबर केवल 1 और 3। यहाँ पे नाइजर यहाँ की मुख्य नदी है और नाइजीरिया के मुख्य रूप से पाया जाने वाला तेल आपका तार का वृक्ष विषुवतीय जलवायु में अच्छी तरह से पैदा होता है। यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो आपका नाइजर नाइजीरिया की प्रमुख नदी है। इसी नदी के नाम पर इस देश का नाम पड़ा है। यह नदी गिनी की खाड़ी में गिरने से पहले नाइजीरिया के बहुत बड़े भाग से होकर बहती है। आपका नाइजीरिया के तटीय भागों में विषुवतीय जलवायु पाई जाती है और यहाँ साल भर वर्षा होती है। आंतरिक भाग ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती हैं तथा शीत ऋतु में नहीं, बल्कि ग्रीष्म ऋतु में प्रायः गर्म और धूल भरी हवाएं उत्तर पूर्व की ओर से चला करती हैं। इन हवाओं को हरमटन कहते हैं।
यहाँ पे कथन 3 में देखें तो आपका नाइजीरिया को तेल तार का देश भी कहा जाता है। तेल तार का वृक्ष विषुवतीय जलवायु में अच्छी तरह पैदा होता है और इस पेड़ का फल आपका गुच्छों में लगते हैं और फलों के बीच और गुद्दे से तेल निकाला जाता है। आगे यहाँ पे 26 नंबर है कि अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में को नील नदी का यहाँ पे उपहार कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप को किस देश का नील नदी का उपहार कहते हैं, तो सही आंसर होगा बी नंबर यहाँ पे मिस्र। मिस्र नील नदी के आपका जीवन दायनी जल के कारण अफ्रीका के सबसे अधिक संपन्न और घने बसे देशों में से एक है। इसी कारण इस देश को नील नदी का उपहार कहते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं अफ्रीका के किस देश में अप्रैल और मई में गर्म शुष्क और धूल भरी हवाएं चलती हैं तथा इन हवाओं को आपका खमसीन कहते हैं। अफ्रीका के किस देश में अप्रैल और मई के गर्म शुष्क और धूल भरी हवाएं चलती हैं तथा इन हवाओं को आपका खामिशीन कहते हैं, तो सही आंसर होगा डी नंबर आपका मिस्र। मिस्र विशाल सहारा मरुस्थल का ही एक भाग है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका के लगभग आधे भाग में फैला है, इसलिए मिस्र का अधिकतर भाग मरुस्थल है। इस भाग में आबादी नहीं खराब ही है और ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में अर्थात अप्रैल और मई में दक्षिण की ओर से गर्म शुष्क और धूल भरी हवाएं चलती हैं, जिन्हें आपका खमसीन कहते हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं 21 नंबर। दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में नीचे दिए कथनों से कौन सा कथन असत्य है, तो आंसर होगा सी नंबर। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी भाग में आपका यहाँ पे ड्रेकेशनबर्ग पर्वत स्थित है। आगे यहाँ पे देखते हैं व्याख्या में, तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के सुदूर दक्षिण में स्थित है। लगभग पूरा दक्षिण अफ्रीका एक ऊंचा पठार है जिसका ढाल पश्चिम की ओर है और इस पठार के पूर्वी किनारे पर यहाँ पे आपका ड्रेकेशनबर्ग पर्वतमाला फैली हुई है। दक्षिण अफ्रीका के पठारी प्रदेश घासों से ढके हैं और इसे वेल्ड कहते हैं। यह आपका डच भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है घास का मैदान। आगे यहाँ पे देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए, तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पे डी नंबर उपयुक्त सभी। तटीय भागों को छोड़कर देश के शेष भागों में अधिक वर्षा नहीं होती है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी भाग में अच्छी वर्षा होती है, किंतु इस भाग की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने के कारण कृषि योग्य नहीं है। आपका ऑरेंज और वॉल नदियाँ आपका ड्रेकेशनबर्ग पर्वत से निकलती हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं व्याख्या में, तो दक्षिण अफ्रीका के तटीय भागों को छोड़कर देश के शेष भागों में वर्षा अधिक नहीं होती। वर्षा की मात्रा दक्षिण से उत्तर की ओर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, किंतु दक्षिण तटीय प्रदेशों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व भाग में अच्छी वर्षा होती है, किंतु इस भाग के अधिकांश भूमि पहाड़ी होने के कारण कृषि योग्य नहीं है। सिर्फ उत्तरी भूमध्य भाग में आपका वेल्ड प्रदेश की भूमि उपजाऊ है तथा देश के पश्चिमी भाग के बहुत बड़े हिस्से में आपका पर्याप्त वर्षा नहीं होती, अतः यह एक सूखा प्रदेश है। आगे देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी किनारे पर आपका ड्रेकेशनबर्ग पर्वतमाला फैली हुई है तथा इन पर्वतों से ऑरेंज और आपका वाल नदियां निकलती हैं। नीचे दिए गए आपका सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा आपका कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सी नंबर। आगे देखते हैं, तो आपका जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर है। यह एक यहाँ पे व्यापारिक तथा औद्योगिक केंद्र है। मिस्र का यहाँ पे सपोर्ट सही स्वेज नहर के उत्तर में लगभग 30 किलोमीटर तक फैला है और यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। आपका इबादान नाइजीरिया का एक यहाँ पे प्रमुख नगर है और आपका व्यापारिक केंद्र है। आपका नैरोबी केन्या की राजधानी है। आगे यहाँ पे 2 नंबर टॉपिक है दक्षिण अफ्रीका।
तो कौन से क्षेत्र लैटिन अमेरिका में शामिल है? कौन सा क्षेत्र लैटिन अमेरिका में शामिल है? तो सही आंसर है डी नंबर उपयुक्त सभी। दक्षिण अमेरिका, वेस्ट इंडीज, मैक्सिको और भूमध्य यहाँ पे अमेरिका। आगे यहाँ पे देखते हैं दक्षिण आपका अमेरिका, मध्य अमेरिका, मेक्सिको और यहाँ पे कैरिबियन द्वीप समूह को सम्मिलित रूप से लैटिन अमेरिका कहते हैं क्योंकि उपयुक्त सभी छात्रों में यहाँ पे स्पेनिश, फ्रेंच, पुर्तगाली भाषाएं बोली जाती हैं। फ्रांसीसी, स्पेनिश, आपका पुर्तगाली व इलायची यहाँ पे भाषा की जननी लैटिन को माना जाता है। नीचे दिए गए दक्षिण अफ्रीका देशों पर विचार कीजिए। दक्षिण अफ्रीका पर विचार कीजिए तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 2 और 3। यहाँ पे आपका पुनरागवे और आपका यहाँ पे बोल्विया। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखें तो उपयुक्त में से दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के स्थल रूप देश है और आपका पराग्वे एवं यहाँ पे बोल्विया है। आगे यहाँ पे देखते हैं कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है? कौन सी विश्व की सबसे पर्वतमाला है लंबी? तो आपका सही आंसर होगा सी नंबर एंडीज। एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आपका कैरिबियन सागर से लेकर आपका सुदूर दक्षिण तक फैले हुए हैं। आगे यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कथन एंडीज पर्वतमाला के संदर्भ में गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंडीज पर्वतमाला के संदर्भ में आपका गलत है? तो सही आंसर होगा ए नंबर, एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो पहला कथन गलत है। एंडीज हिमालय के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला है। यह नवीन वलित पर्वत है। धरातल के नीचे पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के 2 विपरीत दिशाओं से बल लगाने के कारण धरातल में वलय पड़ गए, इसलिए इन्हें वलित पर्वत कहते हैं। आगे यहाँ पे है कि आपका अकांगुआ एंडीज का सबसे ऊंचा शिखर है और एंडीज पर्वतमाला में अनेक ज्वालामुखी शिखर हैं। इनमें से कुछ सक्रिय हैं और अन्य यहाँ पे आपका प्रसुप्त या मृत हैं। इन क्षेत्रों में आपका ज्वालामुखी का विस्फोट और आपका भूकंप आना काफ़ी सामान्य बात है। आपका पैटागोनिया एंडीज पर्वत का पठारी क्षेत्र है जो आपका विशिष्ट छाया क्षेत्र में अवस्थित एक शीत मरुस्थल है। आपका पैटागोनिया और आपका अर्जेंटीना के आपका पश्चिम के सूखे भागों में भेड़ पालन महत्वपूर्ण व्यवसाय है। कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो आंसर होगा बी नंबर, माउंट आपका कोटोपैक्सी। दिए गए विकल्पों में इक्वाडोर में स्थित माउंट आपका कोटोपैक्सी संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। कौन से कथन आपका सत्य है? तो सही आंसर होगा सी नंबर 1 और 2 दोनों। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के आपका यहाँ पे मध्यवर्ती मैदान एंडीज पर्वत है और पूर्वी उच्च भूमि के बीच फैले हैं। आपका यहाँ पे मध्यवर्ती मैदानों का अधिकतर भाग आपका ओरिनिको, अमेजन और यहाँ पे प्लाटा नदियों की द्रोणियों से बने हैं। आगे यहाँ पे व्याख्या देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के आपका मध्यवर्ती मैदान एंडीज पर्वत है और पूर्वी उच्च भूमि के बीच फैले हैं। इन मध्यवर्ती मैदानों का अधिकतर भाग आपका ओरिनोको, अमेजन और प्लाटा नदियों की द्रोणियों से बना है। आपका पराना, पराग्वे, उरुग्वे और उनकी सहायक नदियों के सम्मिलित तंत्र को प्लाटा कहते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका सत्य है बताना है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो डी नंबर, उपयुक्त सभी। आपका एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और चिली के मध्य सीमा बनाते हैं। अर्जेंटीना की समृद्धि का कारण इसकी उच्चतम घास भूमि पम्पास है। अर्जेंटीना में पशुओं को बड़े बड़े चरागाही फार्मों में पाला जाता है तथा पशुओं की देखभाल करने वाले लोगों को आपका यहाँ पे गांचो कहा जाता है। यहाँ पे देखते हैं तो एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और चिली के मध्य सीमा बनाती है। आपका
अकागुआ एंडीज पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है। अर्जेंटीना की समृद्धि का कारण उसकी उत्तम घास भूमि पम्पास है। पम्पास गहरी बारीक मिट्टी से बना है और इसमें कंकड़ पत्थर नहीं मिलते हैं। हजारों सालों में धूल भरी आपका आंधियाँ पश्चिम के सूखे क्षेत्रों में चट्टानों के बारीक कण लाकर परत के ऊपर परत के रूप में बिछाती रही हैं, जिन्हें आपका लोएस कहते हैं। अर्जेंटीना की मुख्य वनस्पति घास है। यहाँ की मूल घास कम आपका पौष्टिक थी, अतः उसके स्थान पर आपका अल्फा और दूसरी घास यूरोप से लाकर लगाई गई हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं तो अर्जेंटीना में पशुओं को बड़े बड़े चारागाही फार्मों में पाला जाता है और इन फार्मों का प्रबंधन बड़े बड़े कारखानों की तरह किया जाता है। पशुओं की देखभाल करने वाले लोगों को आपका गाउचो कहा जाता है और गाउचो यूरोपीय तथा अमेरिकन इंडियन लोगों की आपका मिश्रित प्रजाति होते हैं। यहाँ पे आपका सूची 1 सूची 2 को मिले तथा नीचे दिए कूट में से उत्तर चुनिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो बी नंबर। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो अमेजन नदी संसार की सबसे बड़ी नदी है जो संसार की सबसे नदियों से अधिक जल बाहर ले जाती है। अमेजन नदी की द्रोणी आपका विषुवत वृत्त के निकट स्थित है, अतः यहाँ की जलवायु विषुवतीय है, इसलिए यहाँ विषुवतीय वर्षा वन पाए जाते हैं। इन आपका वनों आपका स्थानीय नाम शेलवास है। अमेजन वनों के उत्तर और दक्षिण में सवाना प्रकार के जलवायु आपका कटिबंध है और ये घास भूमि प्रदेश हैं। उत्तर में आपका ओरिनोको नदी द्रोणी में इस घास के प्रदेशों का स्थानीय नाम आपका लानोस है तथा दक्षिण में ब्राजील के मध्यवर्ती भाग में इन्हें कैंपोस कहते हैं। उत्तरी अर्जेंटीना और पश्चिमी पराग्वे की निम्न भूमि प्रदेशों में वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है और शीत ऋतु सूखी रहती है। यहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है। यह प्रदेश घने वनों और घासों से आपका ढका रहता है। स्थानीय लोग इन प्रदेशों को ग्रान चाको कहते हैं। अर्जेंटीना और आपका यहाँ पे उरुग्वे आपका समशीतोष्ण घास के मैदान में पम्पास कहते हैं, जहाँ की दशाएं गेहूँ की कृषि के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपका विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर आपका एंजिल जलप्रपात। यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो दक्षिण अमेरिका के पूर्वी उच्च भूमि में आपका वेनेजुएला के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। निम्नलिखित में से कौन से कथन आपका सत्य है बताना है। तो सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर उपयुक्त सभी। दक्षिण पेरू तथा उत्तरी चिली के गर्म मरुस्थलीय प्रदेश को आटाकामा मरुस्थल कहते हैं। आटाकामा मरुस्थल के दक्षिण में भूमध्यसागरीय जलवायु पाई जाती है। चिली आपका तांबे का प्रमुख उत्पादक देश है। चिली का यहाँ पे आपका चुक्विमाटा नामक स्थान तांबे के उत्पादन हेतु विश्व प्रसिद्ध है। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो दक्षिण पेरू तथा उत्तरी चिली के उष्णकटिबंधीय तटीय मरुस्थल को आटाकामा मरुस्थल कहते हैं। आटाकामा मरुस्थल के दक्षिण में अर्थात मध्य चिली में भूमध्यसागरीय जलवायु पाई जाती है। चिली सागर में तांबे का प्रमुख उत्पादक देश है। निम्न से कौन सा कथन आपका सत्य है बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ए नंबर हो जाएगा आपका केवल 1 और 2। आपका यहाँ पे दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में विश्व की सबसे हल्की लकड़ी वल्सा पाई जाती हैं और ब्राजील में पाए जाने वाले ताड़ जाति की वृक्ष आपका कोनबस से मोम प्राप्त किया जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं व्याख्या में तो दक्षिण अमेरिका विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों में बहुत संपन्न है। यहाँ विस्तृत वन है जिसमें विभिन्न प्रकार के वन्यजीव रहते हैं। अमेजन नदी द्रोणी के अधिकतम वन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। इन वनों में आपका वल्सा नामक विश्व की सबसे हल्की लकड़ी मिलती है।
ब्राज़ील में आपका तार जाति का वृक्ष कर्नोबा पाया जाता है और इस पेड़ से मोम प्राप्त किया जाता है। इस मोम का उपयोग जूतों की पॉलिश, मोमबत्ती बनाने तथा फर्नीचर की पॉलिश के लिए किया जाता है। अमेजन नदी द्रोणी रबर के वृक्षों का मूल स्थान है, लेकिन अब संसार के दूसरे भागों में जैसे मलेशिया रबर के बड़े बड़े बाग लगाए गए हैं, जिस कारण इन बागों से प्राप्त आपका सस्ती रबर की तुलना में अमेजन की रबर महंगी पड़ती है। अतः आपका 3 असत्य आएगी। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका मिलाइए तथा नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर यहाँ पे। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं। तो ब्राज़ील के वनों में पाए जाने वाले आपका सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनैन तैयार किया जाता है। यह आपका मलेरिया बुखार के लिए दवा के रूप में उपयोग होता है। आपका यहाँ पे चीकिल के पेड़ से आपका चुई गम बनाया जाता है और आपका चिरबा पूर्वी उच्च भूमि का मुख्य वृक्ष है। इसकी पत्तियों को चाय की पत्तियों के समान ही पानी में उबाला जाता है। आपका ब्रेको ग्रान चाको के वनों का प्रमुख पेड़, इस पेड़ के नाम का अर्थ है आपका कुल्हाड़ी तोड़ने वाला। इसकी लकड़ी बहुत कठोर होती है तथा इस वृक्ष से आपका टैनिक अम्ल निकाला जाता है, जिसका उपयोग चमड़ा शोधन में होता है। आगे यहाँ पे देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के किस क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को आपका मोंटाना कहते हैं? दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के किस क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को मोंटाना कहते हैं? तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन यहाँ पे? तो बी नंबर, एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों के वनों को। आगे यहाँ पे देखते हैं व्याख्या में। तो एंडीज पर्वतों के पूर्वी ढलानों के वनों को मोंटाना कहते हैं और इनसे कीमती मुलायम लकड़ी प्राप्त होती हैं। आगे यहाँ पे 14 नंबर है क्वेश्चन कि विश्व की सबसे बड़े शिकारी पक्षी का नाम क्या है? विश्व के सबसे बड़े शिकारी पक्षी का नाम क्या है? तो सही आंसर होगा ए नंबर आपका कोडोर। यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका आपका विशेषतः अमेजन नदी द्रोणी में विविध प्रकार के वन्यजीव बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं। कोडोर संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है और रिया न उड़ सकने वाला पक्षी, जो दक्षिण अफ्रीका के शुतुरमुर्ग एवं ऑस्ट्रेलिया के एमू पक्षी जैसा है। आगे यहाँ पे कथन विचार कीजिए। तो आपका और यहाँ पे उपयुक्त विशेषताएं किस जीव से संदर्भ में है बताना है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका? तो डी नंबर, लामा। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं। तो ऊपर दी गई विशेषताएं लामा के संदर्भ में है, जो कि दक्षिण अफ्रीका का एक विचरित जीव है। यह जानवर ऊंट प्रजाति का है जो आपका एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में रहते हैं। आपका नाको एक प्रकार का जंगली लामा है जो आपका पैटागोनिया के मरुस्थल में पाया जाता है। आपका एट ईटर तथा अमेडिलो बहुत ही प्राचीन काल के स्तनधारी जीवों में से बचे रह गए हैं। आपका यहाँ पे प्यूमासी परिवार का खतरनाक जानवर है जो चीते से भी अधिक आपका बलवान होता है। जेंगुआर भी एक शिकारी जानवर है। ये दोनों जानवर पेड़ों पर भी रहते हैं। कौन सा कथन सत्य है आपका बताना है। तो सही आंसर क्या होगा? तो सी नंबर, केवल 1 और 3। दक्षिण अमेरिका में अधिकतर पशुपालन अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील के अर्ध आपका नम भागों में होता है और आपका भेड़ पालन के प्रमुख क्षेत्र अर्जेंटीना एवं चिली में है। आगे यहाँ पे देखते हैं व्याख्या में। तो दक्षिण अफ्रीका में विशाल घास के मैदान है और इन पर बड़ी संख्या में भेड़ों, बकरियां तथा अन्य पशुओं को मुक्त ऊन एवं आपका मांस प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। अधिकतर पशुपालन अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील के अर्ध नम भागों में होता है। इन देशों की घास भूमियों की मूल घास में पोषक तत्व कम थे, इसलिए उसके स्थान पर पोषक तत्वों को भरपूर अल्फा का नाम घास लगाई गई है। अल्फा एक आपका फलीदार पौधा है जो कि पोषक तत्वों से भरपूर तथा मिट्टी के उपजाऊ के लिए भी बनाए रखता है। भेड़ पालन में प्रमुख क्षेत्र अर्जेंटीना और चिली में है।
मांस की आपका डिब्बाबंदी तथा मांस का यहाँ पे प्रसंस्करण अर्जेंटीना का प्रमुख उद्योग है। आगे यहाँ पे देखते हैं कि दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में विभिन्न देश एवं खनिज संसाधनों के संबंध में नीचे दी गई सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा नीचे दिए कोटों को उत्तर चुनिए। तो सही आंसर क्या होगा? तो सी नंबर यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे तो दक्षिण अफ्रीका में आपका विविध प्रकार के खनिजों के विशाल भंडार, ब्राजील के लौह यक्ष भंडार विश्व के बड़े लौह यक्ष भंडारों में से एक है। चिली विश्व में तांबे का प्रमुख उत्पादक और आपका यहाँ पे बोलिविया में बड़े पैमाने पर टिन का उत्पादन किया जाता है। वेनेजुएला और आपका त्रिनिदाद तथा आपका यहाँ पे टोबैगो द्वीप में खनिज तेल के विशाल भंडार, आपका त्रिनिदाद में आपका तारकोल भी मिलता है। आगे यहाँ पे देखते हैं कौन से कथन सत्य है बताना है। तो सही आंसर क्या होगा? तो सी नंबर 1 और 2 दोनों। दक्षिण अमेरिका के अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के बहुत बड़े भंडार हैं जिसका उपयोग खाद तथा उर्वरक बनाने में किया जाता है। पेरू के तट के पास आपका यहाँ पे गुआनो द्वीपों में संसार के सबसे अच्छे प्राकृतिक खाद के भंडार हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं तो अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के बहुत बड़े भंडार है। खाद तथा उर्वरक बनाने के लिए नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। चिली का नाइट्रेट उत्पादक देशों में प्रमुख स्थान है। पेरू के तट के पास आपका यहाँ पे गुआनो द्वीप में संसार के सबसे अच्छे प्राकृतिक खाद्य भंडार है। बिना वर्षा वाले इन मरुस्थलीय द्वीपों में बड़ी संख्या में आपका यहाँ पे गुआनो पक्षी रहते हैं जिनका जीवन पूर्णतः मछलियों पर निर्भर है। ऐसा अनुमान है कि ये पक्षी आसपास के सागरों से हर साल लगभग 50 लाख टन मछलियों को खाते हैं। आसपास के लोग इन पक्षियों के मल मूत्र को विभिन्न फसलों के लिए खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। इस प्राकृतिक खाद में वे सभी तत्व हैं जो पौधे के विकास के लिए जरूरी हैं। आगे यहाँ पे है 19 नंबर कि दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में आपका यहाँ पे फेजोडा किससे कहते हैं। दक्षिण अमेरिका के आपका संदर्भ में फेजोडा किससे कहते हैं। तो सही आंसर है ए नंबर यहाँ पे ब्राजील में कहवा के बागानों को। आगे यहाँ पे व्याख्या है कि ब्राजील में कहवा के पौधों का आरोपण बड़े बड़े खेतों में किया जाता है। इन्हें फजेंडा कहते हैं। कहवा के एक बड़े फजेंडा का क्षेत्रफल कई वर्ग किलोमीटर तक होता है और इसमें 10 लाख तक कहवा के पेड़ लगे होते हैं। एक बड़े आपका फजेंडा में पेड़ों की देखभाल के लिए 3-4 हजार आपका मजदूरों की आवश्यकता होती है। कहवा अधिकतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ऊंचे पठारों की ढलानों पर उगाया जाता है जिसके लिए काफ़ी वर्षा एवं ऊंचे तापमान की ज़रूरत होती है। आगे यहाँ पे देखते हैं किस बंदरगाह को विश्व में कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। किस बंदरगाह को विश्व में कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो आंसर होगा सी नंबर आपका सैंटोस। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो ब्राज़ील का यहाँ पे सैंटोस विश्व स्तर पर कॉफ़ी निर्यात की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, इसलिए इसे कॉफ़ी बंदरगाह कहते हैं। ब्राज़ील का आपका साओ पोलो दक्षिण अमेरिका में कॉफ़ी के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ के अत्यधिक जनसंख्या दबाव को कम करने के लिए सैंटोस बंदरगाह का विकास किया गया है। साओ पोलो से आपका सैंटोस तक चलने वाली रेल को कॉफ़ी रेल कहते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग कॉफ़ी को ले जाने के लिए होता है। आगे यहाँ पे देखते हैं 3 नंबर यहाँ पे देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया। तो किस देश में प्यासी भूमि का देश कहते हैं। किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। तो आंसर होगा सी नंबर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं क्योंकि इसके बहुत बड़े भाग में कम वर्षा होती है तथा ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर उपयुक्त सभी। सभी क्या है आपका तो सत्य है।
मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को दो भागों में आपका बांटती है, अर्थात यह ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य से गुजरती हैं। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग एक विस्तृत पठार है। यह महाद्वीप के लगभग 2/3 भाग पर फैला है। ऑस्ट्रेलिया में पश्चिमी पठार तथा पूर्वी उच्च भूमि के मध्य विस्तृत निम्न भूमि यहाँ पे प्रदेश है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। पश्चिमी आपका पठार, मध्यवर्ती निम्न भूमि तथा पूर्वी उच्च भूमि। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को 2 भागों में बांटती हैं। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पठार से संबंधित नीचे दिए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो आंसर कौन सा हो जाएगा सही? तो यहाँ पे सी नंबर केवल 3। यह पठार एक नवीनतम पठार है, जिस कारण यहाँ पर खनिज संसाधनों का अभाव है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पठार भारत के दक्कन के पठार की भांति पुरानी चट्टानों से बना है। यह अनेक खनिजों के बड़े बड़े भंडार, लौह यक्ष और सोना यहाँ के प्रमुख खनिज हैं। ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपका बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे? तो सही आंसर यहाँ पे आपका ए नंबर हो जाएगा, केवल 1। यहाँ पे देखते हैं व्याख्या में, तो वर्षा की कमी के कारण निम्न भूमि का अधिकतर भाग बहुत ही सूक्ष्म और सौभाग्य से कुछ जल यहाँ पे शुद्ध कूपों से मिल जाता है। ये कुएं बहुत गहरे खोदे जाते हैं। इन गहरे कूपों से पानी निरंतर और अपने आप बड़े वेग से बाहर निकलता रहता है। आगे यहाँ पे है आपका 5 नंबर कि कौन सी नदियाँ ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ हैं। कौन सी नदियाँ ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ हैं? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर 1 और 2। आपका यहाँ पे मर्रे और डार्लिंग। आपके यहाँ पे ऑप्शन और व्याख्या देखते हैं तो मर्रे एवं डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ हैं और ऑस्ट्रेलिया की अधिकतर नदियों पूर्वी उच्च भूमि से निकलती हैं और इन नदियों के अपवाद क्षेत्र का संबंध आपका मध्यवर्ती भूमि प्रदेश से है। आगे यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेट आपका यहाँ पे डिवाइडिंग रेंज पर्वत किस देश में स्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत किस देश में स्थित है? तो आंसर होगा सी नंबर ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के लगभग समानांतर फैली है। यह ऊंचे ऊंचे पठारों की लंबी पट्टी है और ग्रेट आपका डिवाइडिंग रेंज में स्थित आपका यहाँ पे कोसी युक्त ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर है। उत्तर में यह चौड़ी तथा कम ऊंची है और किंतु दक्षिण में यहाँ पे सरकरी और ऊंची है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, बताना है। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर 1 और 2। मर्रे एवं डार्लिंग नदियों में आपका द्रोणीय उपवाद क्षेत्र का संबंध मध्यवर्ती निम्न मध्य प्रदेश से है। मध्यवर्ती निम्न आपका भूमि प्रदेश के आकार झील के चारों ओर का बहुत बड़ा भाग अंतःस्थानीय उपवाद क्षेत्र है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका निम्न भूमि प्रदेश में कुछ नदियाँ द्रोणीय, जिनमें मर्रे एवं डार्लिंग प्रमुख नदियाँ हैं। ये नदियाँ मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश के दक्षिण भाग से होकर बहती हैं और निम्न भूमि प्रदेश से होकर बहने वाली सभी नदियाँ समुद्र तक नहीं पहुँच पाती हैं। इनमें से अधिकतर नदियाँ अतः स्थलीय झीलों में गिरती हैं। इस प्रकार मध्यवर्ती निम्न भूमध्य प्रदेश आयर झील के चारों ओर का बहुत बड़ा भाग अंतःस्थलीय उपवाद क्षेत्र है। आगे यहाँ पे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में है। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में है? तो आंसर हो जाएगा बी नंबर यहाँ पे प्रशांत महासागर। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ प्रशांत महासागर में एक आपका प्रवाल भित्ति है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रवाल नाम के अत्यंत छोटे छोटे जीवों के अस्थि पंजरों के लगातार जमाव से होता है। प्रवाल एक प्रकार के छोटे समुद्री जीव होते हैं जो समुद्र की तली से चिपके रहते हैं। प्रवाल उष्णकटिबंधीय समुद्रों के स्वच्छ और उथले जल में ही अच्छी तरह से
पनपते हैं। वर्तमान समय में आपका ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रेट बैरियर रीफ का काफ़ी तेज़ी के साथ आपका क्षय हो रहा है। आगे यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये नीचे दिए गए कथन एवं आपका कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो आपका ए नंबर में कथन है, ऑस्ट्रेलिया के भीतरी भागों में गर्म मरुस्थलों की तरह जलवायु पाई जाती है। कारण आर, ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी उच्च भूमि वर्षा कराने वाली पवनों के लिए रुकावट पैदा करती हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के अधिकतर भाग शुष्क है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी, उत्तरी तथा दक्षिणी पश्चिमी भागों में पवन समुद्र की ओर से चलती हैं। परिणाम स्वरूप इन भागों में भारी वर्षा होती है। पूर्वी उच्च भूमि वर्षा कराने वाली इन पवनों के लिए रुकावट है, इसलिए वर्षा पश्चिम की ओर बहुत कम होती जाती है। ऑस्ट्रेलिया में मध्यवर्ती तथा पश्चिमी भागों के बहुत बड़े क्षेत्र में वर्षा बहुत ही कम या बिल्कुल नहीं होती, अतः ऑस्ट्रेलिया के विस्तृत भीतरी भाग में गर्म मरुस्थलों की तरह जलवायु पाई जाती हैं। आगे यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ जो कि मरे एवं डार्लिंग नदियों की द्रोणी में फैली है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्णकटिबंधीय घास आपका भूमि है जो कि मरे एवं डार्लिंग नदियों की द्रोणी में फैली है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर आपका डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में घास भूमियाँ दो प्रकार की हैं, उष्णकटिबंधीय तथा शीतोष्णकटिबंधीय। शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ जो कि मरे एवं डार्लिंग नदियों की द्रोणी में फैली हैं, उन्हें आपका डाउन्स कहते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर, केवल 1 और 3। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ और आपका यहाँ पे अर्धशुष्क क्षेत्र की यहाँ पे मुख्य वनस्पति। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं। तो आपका यूकेलिप्टस ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला सामान्य वृक्ष है और इन्हें प्रायः आपका गम वृक्ष के नाम से पुकारा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ उत्तर में फैली हैं तथा इन्हें सवाना कहते हैं। डाउन शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि है, अतः दूसरा युग्म आपका गलत है। ऑस्ट्रेलिया के अर्धशुष्क क्षेत्रों की मुख्य वनस्पति आपका साल्ट ब्रूस और आपका यहाँ पे मुल्गा है। आगे यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपका सत्य है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आपका सी नंबर 1 और 2 दोनों। विश्व में ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और आपका कलगुली सोना खनन का एक प्रमुख क्षेत्र है। खनन का आपका एक प्रमुख क्षेत्र है। आगे यहाँ पे 4 नंबर है आपका अंटार्कटिका। तो किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर अंटार्कटिका। व्याख्या यहाँ पे देखते हैं। तो अंटार्कटिका आकार में बड़ा जरूर है, लेकिन अभी भौतिक दृष्टि से ज़्यादा लाभ नहीं दे सकता, परंतु ये पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है, इसलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। साथ ही संसार का यही अकेला महाद्वीप है जो सदा बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं 2 नंबर यहाँ पे है कि अटलांटिक महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है आपका। तो कौन सा हो जाएगा। तो बी नंबर आपका ये असत्य है। यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं। तो दूसरा कथन असत्य, अटलांटिक का अधिकतर भाग आपका ऊबड़ खाबड़ तथा पर्वतीय है। यहाँ समुद्र तट आपका खड़े ढाल वाला है और यहाँ तटीय मैदान नाम मात्र को भी नहीं है। आगे यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य वनस्पति है। कौन सी आपका अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य वनस्पति है। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर यहाँ पे केवल 1 और 2, लाइकेन और मॉस। यहाँ पे देखते हैं व्याख्या में। तो लाइकेन और मॉस अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य वनस्पति है। अंटार्कटिका का अधिकतर भाग ठंडा मरुस्थल है। यहाँ की थोड़ी सी वनस्पति पर बहुत कम जीव जंतु अपना गुजारा कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ के सागरों में जीवों की बहुत यात है और यहाँ पे पेंगुइन, समुद्री पक्षी तथा सील यहाँ बड़ी संख्या में है। सागरों में व्हेल भी पाई जाती हैं। आगे यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरने वाले महासागर का क्या नाम है। अटलांटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरने वाले महासागर का क्या नाम है। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, दक्षिण महासागर। यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो इस बर्फीले महाद्वीप को चारों ओर से घेरने वाले महासागर का नाम है दक्षिणी महासागर। यह एक ठंडा महासागर है और इस महासागर के ऊपरी जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाता है। यहाँ की जलवायु बहुत ही कठोर है। संसार में सबसे कम तापमान -95 डिग्री सेल्सियस इस महाद्वीप में स्थित दक्षिणी ध्रुव पर स्थित ऋतु में अंकित किया गया है। ग्रीष्म ऋतु में भी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है। तो आगे यहाँ पे आपका कक्षा 7 का देखेंगे अगले वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।